प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने बात की थी इंडोल बनाने की विधि के बारे में। आज हम बात करेंगे इंडोल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं इंडोल की संरचना कि इंडोल किस प्रकार होता है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, ये इंडोल नंबर इंडिकेशन है। अब हम देखेंगे कि इंडोल की अभिक्रियाएं कहाँ कहाँ संपन्न होती हैं। उनसे पहले बात करते हैं इसकी भौतिक गुणों की, फिजिकल प्रॉपर्टीज। यह एक क्रिस्टलीय ठोस यौगिक होता है जिसका गलनांक 52 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें विशेष पुष्पों जैसी गंध होती है। इसमें बेंजीन वलय के साथ पिरोल की वलय संयुक्त होती है, अतः इसके स्पेक्ट्रोस्कोपीय एवं रासायनिक गुण पिरोल के साथ समानता दर्शाते हैं। केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। इसमें पहला है रिडक्शन या अपचयन। इंडोल का अपचयन यदि टिन व HCl के साथ करवाया जाए अथवा अम्लीय माध्यम विद्युत अपचयन करवाया जाए तो अणु की पिरोल वलय का हाइड्रोजनीकरण हो जाता है और 2,3-डाइहाइड्रो इंडोल बनता है। इट्स मीन इंडोल लिया हमने, टिन प्लस HCl की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराया, टू थ्री डाइहाइड्रो इंडोल का फॉर्मेशन होता है। और यदि हम अपचयन रेने निकल की प्रेजेंस में कराएं तो इंडोलिन बनता है। रेने निकल की प्रेजेंस में कराएं तो पहले तो 2,3-डाइहाइड्रो इंडोल ही बनेगा, तो सॉरी यहाँ का बॉन्ड हट गया है, बॉन्ड यहाँ है। इसका आगे और रिडक्शन कराया जाता है, कंप्लीट रिडक्शन हो गया इसका रेने निकल की प्रेजेंस में, तो बनेगा इंडोलिन। सारे के सारे जो डबल बॉन्ड है वो सैचुरेटेड हो जाएंगे। ऑक्टाहाइड्रो इंडोल बोलते हैं इसको, या इंडोलिन। उसके बाद बात करेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंडोलिन की जो समस्त इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो स्थिति 2, 3 या बेंजीन वलय की स्थिति 6 पर संपन्न होती है। इसका कारण यह है कि इंडोल निम्न प्रकार की अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर होता है और इन संरचनाओं में अणु की 2, 3 व 6 स्थितियां ऋणावेशित होती है, अर्थात इन स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। अब हम इंडोलिन की कुछ अनुनादी संरचनाएं देखते हैं। हालांकि इंडोलिन की बहुत सारी अनुनादी संरचनाएं हैं, लेकिन हम 1-2 की बात करेंगे। तो देखिए, जैसे ये इंडोलिन है, रेजोनेशन दर्शाते हैं, ये लोन पेयर है। ये लोन पेयर सपोज करो यहाँ गए, यहाँ जाएंगे तो यहाँ डेंसिटी बढ़ेगी, बढ़ते ही ये इलेक्ट्रॉन ऊपर। जैसे ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन गए तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया और यहाँ की इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गई। अदर स्ट्रक्चर देखते हैं। सपोज करो ये बॉन्ड यहाँ जाए, जैसे यहाँ जाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, बढ़ते ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ जाएंगे और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे।
बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं जिसके द्वारा आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था जो हमने रख दिया, यहाँ डबल बॉन्ड है वो भी हमने रख दिया, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए हैं, ये पहले से था। फिर आगे की स्ट्रक्चर और देखते हैं। अब क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन वापस रिवर्स जाए तो ये इलेक्ट्रॉन रिवर्स जा सकता है और जैसे ये इलेक्ट्रॉन रिवर्स जाएगा ये वापस यहाँ जा सकता है। ठीक है, तो हमारी जो स्ट्रक्चर है नेक्स्ट वो किस प्रकार की हो जाएगी। कुछ यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ हमने बनाया, ये डबल बॉन्ड हमारा यहाँ चला गया, ये प्लस चार्ज पहले से है और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड था। इस प्रकार हम और भी इसकी बहुत सारी स्ट्रक्चर बनती है एक्सेट्रा। इसमें हम देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज है वो स्थिति 2, 6 और 3 पर आता है। इस आधार पर हम ये कहते हैं कि इंडोल की मैक्सिमम जो अभिक्रिया हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो स्थिति 2, 3 या 6 पर संपन्न होती है। अब हम प्रत्येक स्थिति का देखेंगे कि इन तीनों में भी कौन सी स्थिति है जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है इंडोल के पक्ष में। तो हम देखते हैं पहले पोजीशन 2 पर रिप्लेसमेंट प्रतिस्थापन। हम चाहते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो 2 नंबर पर इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करे। तो 2 नंबर पे हम अटैक करा के देखते हैं क्या होता है। एक और 2 का मतलब यहाँ का मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल भी यहीं जुड़ेगा। तो जोड़ के देखते हैं भाई क्या होता है। ये हमने जोड़ दिया इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। इस प्लस को बैलेंस करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, ये ई और एच यहाँ कंफर्टेबल जुड़े हुए हैं और प्लस चार्ज कहाँ आ जाए, यहाँ आ गया। सिंपल सी बात है, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा और यहाँ द्विआबंध का निर्माण हो जाएगा। ये एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है क्योंकि दोनों रिंगों के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक घटक वह विचलित हो गया है, वह बरकरार नहीं रहा जो पहले था इंडोल के अंदर। इसलिए इस संरचना का अनुदान में कोई योगदान नहीं होता है। इसलिए यदि इलेक्ट्रोफाइल 2 पर जुड़ता है तो वह कंपाउंड बजाय 3 और 6 की स्थिति में लेस स्टेबल होगा। इसके बाद हम बात करेंगे स्थिति 3 पर। स्थिति 3 का मतलब ये NH 1, 2, 3 मतलब यहाँ की बात की जा रही है इस पोजीशन पर। इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना है तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, प्लस इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, नो डाउट वो जुड़ेगा भी उसी पोजीशन पे। ये N, ये H, ये हमने जोड़ दिया इलेक्ट्रोफाइल और H, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन के लोन पर अपने योगदान देते हैं। ये N, ये H, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये E है और ये H है और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है क्योंकि दोनों जो एरोमेटिक रिंग है इन्होंने अपना एरोमेटिक घटक जो है वो पूर्ण किया हुआ है और ये अनुनाद में पूर्ण रूप से अपना योगदान देते हैं। इसलिए स्थिति 3 पर सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब हम स्थिति 6 पर भी देखते हैं। स्थिति 6 पर प्रतिस्थापन। स्थिति 6 आएगी बेंजीन रिंग के अंदर। एक, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब ये स्थिति। हम इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ जोड़ना है, इट्स मीन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे
इलेक्ट्रोफाइल को हम जोड़ेंगे। ये N, ये H, ये बॉन्ड यहाँ है, ये बॉन्ड यहाँ है, हमने E और H को यहाँ जोड़ दिया तो यहाँ आ गया प्लस चार्ज। जैसे ही प्लस चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे। इधर आ जाएंगे तो क्या होगा, एरोमेटिक षटक फिर टूट जाएगा, बरकरार नहीं रह पाएगा, जो कि स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, ये ई और एच। ये स्ट्रक्चर जो है अनस्टेबल है, क्योंकि दोनों जो रिंग है उनके अंदर एरोमेटिक षटक कंप्लीट नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि इंडोल की जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है वो मुख्यतः 3 नंबर स्थिति पर पूर्ण होती है। अब हम आगे स्थिति 3 पर कुछ अभिक्रियाओं को देखते हैं। जैसे पहला नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण। इंडोल इतना अधिक क्रियाशील होता है कि इसका मोनो नाइट्रो व्युत्पन्न प्राप्त करना अत्यंत कठिन काम है, लेकिन यदि इसका नाइट्रीकरण सोडियम इथोक्साइड व ईथर की उपस्थिति में एथिल नाइट्रेट के साथ संपन्न कराया जाए तो 3 नाइट्रो इंडोल बनता है। बहुत ही सिंपल है। ये इंडोल लिया, इसका नाइट्रेशन कराना है एथिल नाइट्रेट के साथ सोडियम इथोक्साइड और ईथर की प्रेजेंस में। कंडीशन अप्लाई की हुई है, ध्यान रखना। तो बनता है सॉरी 3 नाइट्रो इंडोल। इसके बाद बात करते हैं हम हेलोजिनेशन की। जितनी भी अभिक्रियाएं होगी वो सारी की सारी 3 नंबर स्थिति पर होगी। सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ क्रिया करने पर यह 3 क्लोरो इंडोल देता है। हम केवल मेन उत्पाद लिख रहे हैं, साइड प्रोडक्ट नहीं लिख रहे हैं, इसका भी ध्यान रखें विद्यार्थी। 3 क्लोरो इंडोल। इसके बाद हम सल्फोनेशन देखते हैं। सल्फोनीकरण। पिरिडीन की उपस्थिति में 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंडोल की सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर इंडोल 2 सल्फोनिक अम्ल बनता है। इस बात का ध्यान रखना, सल्फोनेशन 2 नंबर पर हो रहा है। पिरिडीन की प्रेजेंस है 120 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो उत्पाद है वो 3 की बजाय 2 पे बन गया है। इंडोल 2 सल्फोनिक अम्ल। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है गेटरमैन। इंडोल चूंकि अत्यंत क्रियाशील पदार्थ होता है अतः यह गेटरमैन अभिक्रिया भी देता है। यदि इसकी क्रिया POCl3 की उपस्थिति में डाइमेथिल फार्मामाइड के साथ करवाई जाए तो इंडोल 3 एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। डाइमेथिल फार्मामाइड POCl3 के साथ कराएं। इंडोल 3 एल्डिहाइड।
उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया जो आप बार बार पढ़ते आते हो, रेमाटिमान। मोस्ट फेमस रिएक्शन है। इसकी क्रियाशीलता के कारण यह फिनॉल की भांति रेमाटिमान अभिक्रिया भी देता है। क्षार की उपस्थिति में इसकी क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करवाने पर मुख्य उत्पाद के रूप में इंडोल 3 एल्डिहाइड बनता है और पिरोल वलय के एक्सटेंशन के कारण, विस्तार के कारण थोड़ी सी मात्रा में 3 क्लोरोक्विनोलिन भी बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, साइड में 3 क्लोरोक्विनोलिन भी बनता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं कि रेमाटिमान अभिक्रिया के दौरान बनने वाले यौगिक हैं इंडोल 3 एल्डिहाइड, 3 क्लोरोक्विनोलिन, केवल इंडोल 3 एल्डिहाइड, केवल 3 क्लोरोक्विनोलिन। तो हमें ध्यान रखना है 2 बनते हैं। क्योंकि डाइक्लोरोकार्बन बनती है वो रिंग एक्सटेंड कर देती है। इंडोल 3 एल्डिहाइड प्लस थ्री क्लोरोक्विनोलिन। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, 3 क्लोरोक्विनोलिन एक्सटेंशन के कारण बनती है। उसके बाद है एसिटिलीकरण, एसिटिलेशन। इंडोल का यदि 147 डिग्री सेंटीग्रेड पर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटिलीकरण करवाया जाए तो प्रमुख रूप से 1,3-डाई एसिटोल इंडोल बनता है। 1,3-डाई एसिटिल इंडोल बनता है और साथ में कुछ मात्रा में उसके डाइमर उत्पाद 1,1-डाई 1-एसिटिल 3 इंडोइल एथिलीन की भी बनती है। रिएक्शन हमें करानी है CH3CO की CO की अल्टवाइज O 147 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाई एसिटल बनता है। वन थ्री डाई एसिटिल 1,3-डाई एसिटिल इंडोल प्लस साथ में डाइमर भी बनता है। सॉरी, डाइमर प्रोडक्ट। उसके बाद मैनिक अभिक्रिया या मैनिच रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती है। इंडोल की फॉर्मेल्डिहाइड व डाई मैथिल एमीन के साथ क्रिया करवाने पर 3-डाई मैथिल अमीनो मैथिल इंडोल बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड और एक प्रकार से हम कह सकते हैं सेकेंडरी अमीन माइनस वाटर।
EHOEH निकाल दो। CH2N CH3 की अल्ट वाइज 3 डाईमेथिल अमीनो मैथिल इंडोल बनता है। 3 डाईमेथिल अमीनो मैथिल इंडोल। उसके बाद है कपलिंग रिएक्शन। युग्मन अभिक्रिया सक्रिय होने के कारण यह बीडीसी के साथ यह युग्मन अभिक्रिया दर्शाता है। यह रिएक्शन विद बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या बीडीसी या हैलाइड भी कह सकते हैं। तो मोस्टली हम क्लोराइड को ही लेते हैं। सपोज करो ये क्लोराइड है, माइनस HCl, माइनस HCl, तो सिंपल रिएक्शन है, कंप्लीट हो जाएगी। फाइव फेनिल एजोइंडोल। उसके बाद हम और भी अभिक्रियाएं देख सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में यहाँ तक ही है, इसलिए हम इस इंडोल को यहीं समाप्त कर देंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम क्यूनोलिन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।